नमस्कार बेटा। इस ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज की आज नेक्स्ट कड़ी के अंदर आपको भौतिक भूगोल की जो बातें चल रही थी और आपने पिछले जो 2 लेक्चर वीडियो थे उनके अंदर आपने अच्छी तरीके से देखा कि भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद में ब्रह्मांड, सौरमंडल या फिर कह सकते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में आपने कुछ अध्ययन किया। इसी कड़ी को आज आगे की ओर हम क्रमबद्ध चलाते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक वही भौतिक भूगोल ही लेके चलेंगे। टॉपिक सबसे पहले विषय कौन सा है? भौतिक भूगोल। फिजिकल ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा वो रिवाइज करा दूं। हमने क्या है, सबसे पहले ध्यान रखना इस भूगोल की उत्पत्ति के बारे में, भूगोल की सामान्य परिभाषा के बारे में या फिर भूगोल के कुछ प्रकार की चर्चा की थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड के बारे में दूसरी जो बातें की थी हमने किसके बारे में की थी? ब्रह्मांड की ज्यादा बातें नहीं की थी। हमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां से पूछे जाते हैं? सौर मंडल से। तो ध्यान रखना हमने किसकी बातें ज्यादा की थी? सौर मंडल की। और सौर मंडल के बाद में जो तीसरी बातें हुई थी वो किसकी हुई थी? वो हुई थी पृथ्वी की गतियां से। ये 3 बातें जो ध्यान रखना हम पढ़ चुके हैं। आज जो चौथी बात जो या फिर चौथे टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ग्लोब। एक बात ध्यान रखना, एग्जाम से रिलेटिव सर्वाधिक क्वेश्चन सौरमंडल के बाद या फिर सौरमंडल के बराबर अगर आता है वो आता है ग्लोब से। और ये ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर ध्यान रखना जब तक आपको ग्लोब के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी नहीं है, अच्छी तरीके से आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो ध्यान रखना आप किसी भी टॉपिक्स को नहीं पढ़ पाओगे, न किसी भी टॉपिक को आप समझ पाओगे। क्योंकि ग्लोब ही एक ऐसा सब्जेक्ट ऐसा एक टॉपिक है जो संपूर्ण ज्योग्राफी को आपस में क्या करता है? जोड़ता रहता है। देखो, तो आज हम पढ़ेंगे ग्लोब। टॉपिक का नाम क्या है? ग्लोब। जैसे आपने सौरमंडल तक जाने के लिए आपने किसका सहारा लिया था? आपने लिया था ब्रह्मांड का। इसी प्रकार से हम ग्लोब तक जाने के लिए हमें थोड़ी सी बातें करनी पड़ेगी। वो किसकी करनी पड़ेगी? वो करेंगे हम पृथ्वी की आकृतियों से, कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। ये पृथ्वी की आकृति का जब आप अच्छी तरीके से अध्ययन कर लोगे तभी जाकर आपको ग्लोब क्या है पूरा क्रमबद्ध समझ में आएगा। तो सबसे पहले पता करते हैं कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। हाँ, आपने आज तक जो देखी है वो ध्यान रखना, आपने ये बोला है कि सर पृथ्वी के आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार है गेंद के समान। किसके समान है? गेंद के समान। तो ध्यान रखना, पृथ्वी की आकृति या फिर किसी ऐसी गोलाकार वस्तु की जब आप आकृति या फिर आकार का पता करते हो उसके लिए आपको किस किस की आवश्यकता पड़ती है? ध्यान रखना, जैसे मैंने क्या कहा कि एक वृत्त है, इस वृत्त की आकृति का पता कैसे करोगे? सबसे पहले आपको पता इसके क्या करो? बाहरी आवरण का। और जो गोलाकार जो आकृति होती है उसके बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? इसके बाहरी आवरण को कहा जाता है परिधि। क्या कहा जाता है? परिधि। तो ध्यान रखना, सबसे पहले पता करोगे इसकी आकृति, मतलब परिधि अगर चारों तरफ से समान आ रही है, चाहिए आप जैसे आपको परिधि बताऊं, ये बोतल है एक, ठीक है। इस बोतल के क्या है, आप इस प्रकार से चारों तरफ से एक रेखा खींचोगे तो ये रेखा क्या कहलाएगी? ये रेखा कहलाएगी इस बोतल की क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी। और ये रेखा आप यहां पर खींचोगे, चाहे यहां पर खींचोगे, सब जगह समान आ रही है। इसका मतलब ये बोतल है वो चारों तरफ से क्या, एक जितनी चौड़ी है, एक जितनी क्या है, लंबी है। इसी का अर्थ हो गया कि ये वृत्त है, इस वृत्त की चाहिए आप ऐसे परिधि मापो, चाहिए ऐसे मापो, चाहिए आप कैसे मापो, ऐसे मापो। चारों तरफ से अगर समान आ रही है इसका मतलब ये वस्तु कैसी है? इसका आकार कैसा है? एकदम गोलाकार है। कैसा आकार है? एकदम गोलाकार है। और जब परिधि समान आएगी चारों तरफ की तो ध्यान रखना परिधि का क्या आएगा? व्यास भी ध्यान रखना क्या आएगा? समान आएगा। व्यास का अर्थ क्या हो गया? जैसे ये बोतल है, इस बोतल के बाहर से आप जब क्या है रेखा खींच रहे हो, वो रेखा तो कौन सी होगी? परिधि होगी। लेकिन मैंने क्या इस मार्कर को क्या है इस बोतल के अंदर रख दिया पूरा। अब ये मार्कर क्या है इस बोतल को बराबर 2 भागों में बांट रहे हैं। इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना वृत्त का आधा क्या होता है? व्यास। ये व्यास क्या है? आधा होगा। अगर ये व्यास इस प्रकार से आ रहा है, इस पर दोनों तरफ बराबर आ रहा है, कहने का अर्थ ये जो आपके सामने वृत्त दिखाई दे रहा है, इस वृत्त के अंदर मैं अगर ऐसे कील डालूं या फिर ऐसे कील डालूं, किधर से भी अगर मैं कील डालूंगा तो ध्यान रखना ये कील अगर बराबर आएगी, इसका मतलब गुरुजी क्या है, इस आकृति की जो इस वस्तु की जो आकृति है वो कैसी है? गोलाकार है। और जब
व्यास बराबर आएगा तो ध्यान रखना व्यास का आधा क्या होता है, व्यास का आधी होती है गुरुजी क्या, त्रिज्या। क्या होती है, त्रिज्या। तो ध्यान रखना त्रिज्या भी क्या आएगी, समान है। कहना कर यहां से रेखा क्या यहां तक गई तो व्यास कहलाई, लेकिन ये रेखा यहां से लेकर कहां तक, यहीं तक पहुंची तो ये क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या कहलाएगी। तो ध्यान रखना व्यास समान आएगा चारों तरफ, सब ऐसे मापोगे। मान लो उदाहरण दे रहा हूं आपको कि ऐसे मापा आपने और क्या है, मान लो यहां पर क्या है 400 मीटर इसकी दूरी है, तो ऐसे मापोगे तो भी 400 आएगी, ऐसे मापोगे तो भी 400 आएगी, लेकिन इसका आधा मापोगे तो ध्यान रखना चारों तरफ से कितने आएंगे, 200 आएगी। तो ध्यान रखना वो आकृति गुरुजी कैसी है, गोलाकार है, या फिर कह सकते हो वो क्या है, एक पूर्ण वृत्त है। क्या है, पूर्ण वृत्त। लेकिन अगर किसी आकृति की ध्यान रखना परिधि भी अलग अलग आ रही है, मान लो ऐसे परिधि क्या आ रही है, ये परिधि क्या आ रही है, 4000 आ रही है उदाहरण के तौर पर, ये परिधि क्या आ रही है, 5000 आ रही है, इसका मतलब सिंपल सी बात है इसकी आकृति कैसी नहीं होगी, गोल के सॉरी वृत्त के समान नहीं होगी, या फिर गोलाकार नहीं होगी। अब परिधि अलग अलग आएगी तो सिंपल सी बात है व्यास भी क्या आएगा, अलग अलग ही आएगा। व्यास अलग अलग आएगा तो भी त्रिज्या भी क्या आएगी, अलग अलग ही आएगी, क्योंकि सारा काम किसने खराब कर दिया, परिधि ने कर दिया। इसका मतलब हमारी पृथ्वी की आकृति गेंद के समान कहने का पूरी गोल है या नहीं है, इसका पता हम किसके आधार पर करेंगे, हम परिधि के आधार पर करेंगे, हम किसके आधार पर, व्यास के आधार पर करेंगे, हम किसके आधार पर करेंगे, त्रिज्या के आधार पर करेंगे कि रियल के अंदर पृथ्वी की आकृति गोलाकार गेंद के समान है या नहीं है। देखो ये है आपके चल क्यों नहीं रहे, चल क्यों नहीं, क्या बात हुआ, कोई मार्क नहीं चल रहा है। आप चाहिए किसी का ही मानचित्र बनाओ या फिर किसी भी आकृति क्या अगर रेखा चित्र बनाओगे तो ध्यान रखना आपको एक बात का ध्यान होना अति आवश्यक है, और वो ध्यान किसका होना, आपको ध्यान होना पड़ेगा सबसे पहले दिशा का, कि किसी भी वस्तु का या फिर किसी भी क्षेत्रफल का आप जब क्या है रेखा चित्र तैयार करोगे तो उसके अंदर आपको दिशा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो ध्यान रखना किसी भी आकृति का रेखा चित्र बनाओगे सबसे पहले ऊपरी ऊपर जो दिशा लिखोगे वो कौन सी लिखोगे, नॉर्थ, मतलब कहने का अर्थ उत्तर, और नीचे हमेशा क्या लिखोगे, साउथ मतलब दक्षिण। लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे, वेस्ट पश्चिम, और राइट साइड में क्या लिखोगे, ईस्ट। अब देखो पृथ्वी के किस तरफ से किस तरफ, पृथ्वी के उत्तर से दक्षिण, पृथ्वी के उत्तर से दक्षिण जब क्या है, हमने किसका लंबाई ज्ञात की, परिधि की। पृथ्वी के उत्तर से दक्षिण क्या है, जब परिधि मापी गई तो ध्यान रखना ये परिधि है वो कितने किलोमीटर निकली, तो इस परिधि की लंबाई निकली 40,000 कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर। कितने किलोमीटर आई, 8 किलोमीटर। कहने का पृथ्वी की उत्तर से दक्षिण जो परिधि है इस परिधि को क्या कहते हैं, कि सॉरी कितने किलोमीटर लंबाई है, 40,008 किलोमीटर। और पृथ्वी के पश्चिम से जो पूर्व की जब परिधि मापी गई ध्यान रखना तो इस परिधि की लंबाई आई वो क्या आई, 40,000 कितने किलोमीटर, 75 किलोमीटर। इसका मतलब परिधि में क्या आ गया, अंतर आ गया। परिधि में अंतर कितना आया, परिधि में अंतर आ गया गुरुजी कितने किलोमीटर का, 67 किलोमीटर का। 67 किलोमीटर का अंतर आ गया। इसका मतलब इस जो आपको वृत्त दिखाई दे रहा है ये वृत्त क्या है, पूरा संपूर्ण कितने 360 डिग्री का नहीं है। पूर्ण वृत्त वही कहलाता है जो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। इसका मतलब अपनी पृथ्वी की आकृति क्या है, एक पूर्ण 360 डिग्री वाले वृत्त के समान नहीं है। मतलब कहने का अर्थ गेंद के समान तो नहीं है, गेंद के समान नहीं है। इसका मतलब तो गुरुजी इसकी आकृति कैसी है, क्योंकि ये पृथ्वी ध्यान उत्तर दिशा से क्या है, अंदर की ओर क्या हुई है, धसी हुई है इस प्रकार से, और दक्षिण से भी क्या है, अंदर की ओर धसी हुई है इस प्रकार से। थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, इस प्रकार से क्या है, धसी हुई है, और यहां से क्या निकली हुई है, थोड़ी थोड़ी बाहर निकली हुई है, ऐसे ऐसे। यहां से क्या निकली हुई है, मतलब कहां से, पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी क्या निकली हुई है, थोड़ी थोड़ी बाहर निकली हुई है, बाहर की ओर निकली हुई है। इसका मतलब अब देखो
पृथ्वी की जो ये परिधि है, ये परिधि क्या है 40,075 है। इसका मतलब पृथ्वी बीच में से क्या उभरी हुई है और उत्तर से दक्षिण की ओर क्या अंदर धसी हुई है। तो ये उत्तर वाला इलाका है या फिर दक्षिणी वाला इलाका है, इसे कहते हैं ध्रुव है। क्या कहते हैं? ध्रुव है। और ये है भूमि का मध्य भाग, इसलिए इसे कहते हैं भूमध्य। भूमध्य। तो ध्यान रखना, ये जो परिधि है ये परिधि क्या कहलाएगी? ये परिधि कहलाएगी गुरुजी, मार्कर क्यों चल रहा है, ये जो परिधि है ये परिधि आपकी क्या कहलाएगी? ये परिधि कहलाएगी भूमध्य परिधि। क्या कहलाएगी? भूमध्य परिधि। लेकिन ये जो परिधि है 40,000 मैंने कितनी 8 किलोमीटर बताई, ये परिधि कौन सी कहलाएगी? ये कहलाएगी ध्रुवीय परिधि। क्या कहलाएगी? ध्रुवीय परिधि। ध्रुवीय परिधि की लंबाई कितने है? 40,008 किलोमीटर। और भूमध्य परिधि की लंबाई कितनी है? 40,075 किलोमीटर। दोनों पृथ्वी के दोनों परिधियों में अंतर कितने किलोमीटर का है? तो ध्यान रखना, अंतर है गुरुजी कितने? 67, कहने का अर्थ 67 किलोमीटर का अंतर है। इसका मतलब गुरुजी व्यास कितना कितना है? तो ध्यान रखना, जो भूमध्य व्यास है, इस भूमध्य व्यास की ध्रुवीय व्यास है, इस ध्रुवीय व्यास की जो लंबाई है वो कितनी है? ध्रुवीय व्यास की लंबाई है 12,700 कितने किलोमीटर? 14 किलोमीटर। कहने करते एक सीधी रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच क्या एक सुरांग बनाती है, इस बीच की जो सुरांग की लंबाई है वो कितनी है? 12,714 किलोमीटर। अब क्या है? परिधि कम है तो क्या है? व्यास कम है। इसका मतलब इसका व्यास इसकी तुलना में क्या है? ज्यादा आएगा, क्योंकि परिधि भी क्या है इसकी ज्यादा है। तो ध्यान रखना, जो भूमध्य व्यास है उस भूमध्य व्यास की लंबाई है गुरुजी कितनी? 12,700 कितने किलोमीटर? 56 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 12,700 कितने किलोमीटर? 56 किलोमीटर है। इसका मतलब ध्यान रखना, दोनों व्यासों के अंदर गुरुजी अंतर कितना है? यहाँ पर कुछ पॉइंट है, 56 पॉइंट कुछ है, ध्यान रखना। इसका मतलब लगभग गुरुजी कितनी आ गई? 42 पॉइंट कितने? 5-1 किलोमीटर गुरुजी दोनों व्यासों के अंदर क्या है? अंतर है। व्यास अंतर, दोनों व्यास आ गए। अब देखो व्यास आ गए, इसका मतलब गुरुजी त्रिज्या के अंदर भी अंतर पाया जाएगा। ये जो त्रिज्या है यहां से लेकर यहां ऐसे माप लो, ऐसे माप लो, किधर ही माप लो, जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो क्या मिलेगी? अलग अलग मिलेगी। जो ध्रुवीय जो त्रिज्या है ये तो है, ध्यान रखना कितनी? ये है 6,300 कितनी गुरुजी? 67 किलोमीटर। 6,367 किलोमीटर। और जो भूमध्य त्रिज्या है, ये भूमध्य त्रिज्या है कितने किलोमीटर की? ये है 6,300 कितने? 78 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 6,378 किलोमीटर। कौन सी है? भूमध्य त्रिज्या। और ध्रुवीय त्रिज्या वो गुरुजी कितनी है? ये है त्रिज्या। ध्रुवीय त्रिज्या वो है 6,367 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो ध्यान रखना, आपको न तो करनी है 6,367 किलोमीटर, न करनी है 6,378 किलोमीटर। क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है चारों का औसतन। औसतन जो पृथ्वी की त्रिज्या ध्यान रखना वो है 6,300 कितने किलोमीटर? 71 किलोमीटर। दोनों के बीच की निकाल दी, न 67 रखी न गुरुजी 78 रखी, बीच की निकाली। इसका मतलब पृथ्वी की जो औसतन जो बीच का लास्ट जो गहराव है अंत तक, इसके बाद पृथ्वी ऊपर आने शुरू हो जाएंगे। यहां से हमने क्या सुरंग शुरू किया, यहां तक पहुंचे वो लास्ट तक, यहां पर जो गहराई आएगी वो कितनी आएगी? 6,371 किलोमीटर। लेकिन इसके बाद में क्या है, जब हम आगे की ओर क्या सुरंग करेंगे, ध्यान रखना, तो हम क्या कर रहे हैं? ऊपर आ रहे हैं वापिस। किधर से? इधर से स्टार्ट किया तो यहां तक पहुंचे, उसके बाद वापस क्या है? ऊपर की ओर आ रहे हैं। इसका मतलब पृथ्वी का लास्ट जो गहरा बिंदु है वो कितने किलोमीटर तक है? 6,371 किलोमीटर। जिससे हम पृथ्वी की आगे क्या है आंतरिक संरचना में चर्चा करेंगे, तो ध्यान रखना उसके अंदर क्या है, इस त्रिज्या की बातें बहुत गहराई से करेंगे। क्लियर समझ आ गया? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। और बाकी अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे, वो क्या करेंगे? हम ग्लोब करेंगे। अच्छा, तो अपने पता किया कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। उसके बाद में क्या है, अभी बात चल रही थी कि पृथ्वी के क्या है व्यास, त्रिज्या, वो सारी बातें क्लियर होगी। तो त्रिज्या, व्यास कितना है पृथ्वी का? सॉरी, परिधि कितनी है पृथ्वी की? परिधि एक तो होगी आपकी भूमध्य और एक होगी आपकी ध्रुवीय। पृथ्वी की दो परिधियां हैं, एक है भूमध्य परिधि और एक है ध्रुवीय परिधि। जो भूमध्य परिधि है उस भूमध्य परिधि की लंबाई कितनी है? तो भूमध्य परिधि की लंबाई है 40,000 कितने किलोमीटर की? 75 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की? 75। लेकिन ध्रुवीय परिधि है, इसकी लंबाई कितनी है? 40,008 किलोमीटर। और बात करें क्या है गुरुजी? व्यास की।
तो ध्यान रखना पृथ्वी का जो व्यास है वो भी 2 ही होगा। एक कौन सा होगा? भूमध्य व्यास। भूमध्य व्यास, भूमध्य व्यास है। इस व्यास की लंबाई कितनी है? भूमध्य व्यास की लंबाई है 12,700 कितने किलोमीटर? 56 किलोमीटर। और जो ध्रुवीय व्यास है उसकी लंबाई कितनी है? ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास की लंबाई कितनी है? ध्रुवीय व्यास की लंबाई है 12,700 कितने किलोमीटर की? 14 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 14 किलोमीटर। बात आती है त्रिज्या की, तो ध्यान रखना पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी है? वो सेम की सेम बात, एक आ गई भूमध्य। भूमध्य त्रिज्या है वो है 6,367 किलोमीटर। दूसरी आ गई, सॉरी भूमध्य आ गई, मुझे 78 है, 6,378 किलोमीटर। और जो ध्रुवीय है वो है, ध्रुवीय त्रिज्या है वो है 6,300 कितने किलोमीटर? 67 किलोमीटर। अगर अलग अलग अंतर देखें तो ध्यान रखना सबसे पहले पता करते हैं कि सर जो पृथ्वी की परिधि है इन परिधियों में कितने कितने किलोमीटर का अंतर है। तो देखो अंतर की बात आती है यहां पर, तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? परिधि की। तो 75 के अंदर से जब 8 जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे गुरुजी? तो सिंपल सी बात है, कितने बचेंगे? 67 किलोमीटर। कितने बचेंगे? तो ध्यान रखना पृथ्वी की दोनों परिधियों में कितने किलोमीटर का अंतर है? 67 किलोमीटर का। दूसरी बात करते हैं व्यास के अंदर, तो व्यास के अंदर 56 में से कितने गए? 14 गए। तो वैसे कितने रहते हैं? 42, 56.5 है। इसलिए यहां पर ध्यान रखना जो आप व्यासों के अंदर अंतर करोगे वो अंतर आपको क्या करना है? लगभग करो तो कितने किलोमीटर? 43 किलोमीटर। वैसे करो तो 42 पॉइंट कुछ किलोमीटर है, ध्यान रखना। उसके बाद बात करें त्रिज्या की, तो त्रिज्या की गुरुजी कितने है? 8 और 2 3 कितने हो गए? 11 किलोमीटर। तो त्रिज्या के अंदर जो अंतर है वो कितने किलोमीटर का है? 11 किलोमीटर का है। लेकिन आपसे ऐसा पूछा जाए कि पृथ्वी की ऐसे तो ध्यान रखना औसतन नाम नहीं लिखते, लेकिन मैं लिख रहा हूं। पृथ्वी की औसतन त्रिज्या है वो कितनी है? पृथ्वी की औसतन त्रिज्या है वो है 6,300 कितने किलोमीटर? 71 किलोमीटर। ये ध्यान रखना पृथ्वी की गुरुजी क्या है? औसतन त्रिज्या है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद हम क्या करते हैं? आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो ठीक है, बात आती है इन त्रिज्या और इन व्यास को देखते हुए पृथ्वी का आकार है, ध्यान रखना वो आकार कैसा है? वो आकार गेंद के समान नहीं है गुरुजी। वो आकार कैसा है? वो आकार है किसके समान? या तो कह सकते हो आप गुरुजी किसके समान? सेब के समान, या फिर कह सकते हो आप किसके समान? संतरे के समान, या फिर अंडे के समान। इस प्रकार से पृथ्वी की क्या है? आकृति है। अंडाकार आकृति कह सकते हो, सेब मौसमी के समान कह सकते हो, सेब के समान कह सकते हो, लेकिन गेंद के समान पृथ्वी की आकृति नहीं है, क्योंकि सभी त्रिज्याएं, व्यास, परिधि है वो क्या है? अलग अलग है। इस वजह से ध्यान रखना इसकी आकृति कैसी नहीं है? गेंद के समान नहीं है। तो अब यहीं से शुरू करते हैं अपने किसकी बात? ग्लोब की। ग्लोब, सबसे पहली बात तो ये आती है कि ग्लोब क्या है, या फिर ग्लोब किसे कहते हैं? क्या कहा? ग्लोब क्या है या फिर ग्लोब किसे कहते हैं? ध्यान रखते हैं ग्लोब क्या है, तो सिंपल सी बात है, ग्लोब एक क्या है? पृथ्वी का प्रतिरूप है। क्या है ग्लोब? पृथ्वी का प्रतिरूप, जिसके ऊपर ध्यान रखना क्या करेंगे हम? 2 प्रकार की रेखाओं का क्या किया गया? निर्धारण किया गया। 2 प्रकार की रेखाएं क्या खींची गई है? कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की रेखाओं का निर्धारण किया गया है। कौन कौन सी? एक जिसे क्या कहते हैं हम? अक्षांश। क्या कहते हैं? अक्षांश।
इस अक्षांश रेखा को आपने ध्यान रखना किस प्रकार से आज तक पढ़ा है और आज के बाद में इस अक्षांश रेखा के अंदर से कैसे क्वेश्चन आए आपसे कभी गलत नहीं होगा, यह वादा करता हूं, क्योंकि मैं आपको इसी प्रकार से इस अक्षांशों के बारे में बताऊंगा। इसी प्रकार से जो दूसरी रेखा खींची गई है काल्पनिक, उस रेखा का नाम है देशांतर रेखा। क्या नाम है? देशांतर रेखा। ये देशांतर और अक्षांश दोनों रेखाओं के अंदर से ध्यान रखना सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं, और ये अक्षांश और देशांतर दो ऐसी रेखाएं या फिर दो ऐसे जो ध्यान रखना ये टॉपिक है जो सभी टॉपिकों से क्या है रिलेटिव है, जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पता करते हैं कि अक्षांश क्या है। क्या है गुरुजी? अक्षांश क्या है? अक्षांश क्या है? सिंपल सी बात। तो अक्षांश क्या है गुरुजी? ग्लोब के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक आड़ी रेखा है। अक्षांश क्या है गुरुजी? तो अक्षांश ग्लोब के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई क्या है? एक काल्पनिक रेखा, आड़ी रेखा है। किस प्रकार से? तो ध्यान रखना ये आपका क्या है? ग्लोब है। कहने का ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी के ऊपर कह सकते हो या फिर ग्लोब कह सकते हो। इस ग्लोब के ऊपर किधर से किधर? ये आपकी पश्चिम दिशा है और ये कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा, मतलब ये ईस्ट है, ये कौन सी है? वेस्ट है। इस ईस्ट और वेस्ट के ऊपर ध्यान रखना किधर से किधर, तो किस दिशा से किस दिशा की ओर? तो कहने कर पश्चिम से पूर्व की ओर क्या आड़ी, क्यों ये ग्लोब ऐसे खड़ा है तो आपको ये रेखा किसके रूप में दिखाई दे रही है? एक लेटी हुई रेखा दिखाई दे रही है। इसलिए अक्षांश क्या है? ग्लोब के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक आड़ी रेखा है। देखो दूसरी बात आती है क्या? इस ग्लोब अक्षांश शब्द के बारे में। देखो ये जो अक्षांश शब्द है, सबसे पहले इस शब्द की बात करते हैं। ये जो अक्षांश शब्द है, यह शब्द ध्यान रखना एक यूनान की भाषा थी, भाषा का नाम था यूनानी भाषा। इस यूनानी भाषा की दो उपभाषाएं थी। कौन कौन सी दो उपभाषा थी? एक का तो नाम था क्या? लैटिन। दूसरी जो उपभाषा थी उसका नाम क्या था? ग्रीक। ये दो उपभाषाएं थी, एक का नाम था लैटिन और दूसरे का नाम क्या था? ग्रीक। लैटिन और ग्रीक भाषा से क्या एक शब्द लिया गया था, शब्द का नाम था फाई। क्या नाम था शब्द का? फाई। और इसी फाई शब्द को हिंदी में क्या कहा जाता है? इसी फाई शब्द को हिंदी में कहा जाता है अक्षांश। क्या कहा जाता है? अक्षांश। अब इस अक्षांश के अगर क्या है आपको शाब्दिक अर्थ निकालना है, शाब्दिक अर्थ निकलते ही गुरुजी क्या है अक्षांश की परिभाषा के ऊपर भी सारी चर्चाएं हो जाएगी। तो सबसे पहले इस अक्षांश की जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? शाब्दिक अर्थ। अक्षांश का शाब्दिक अर्थ है किसी स्थान की स्थिति का क्या? निर्धारण करना। कहने का अर्थ कि किसी स्थान की क्या स्थिति का निर्धारण करना, ये गुरुजी क्या कहलाता है? अक्षांश कहलाता है। जैसे कि एक स्थान है आपके सामने, जैसे मैं बताऊं कि ये कोई एक मान लो कि ये कोई छोटा मोटा खेत है। इस खेत की स्थिति कहने का इस खेत की लंबाई कितनी है, इस खेत की चौड़ाई कितनी है। ये छोटा खेत है या फिर क्षेत्रफल छोटा है, गांव है, गांव छोटा है। कोई मान लो कि छोटा मोटा शहर हो सकता है, उसका क्षेत्रफल मापते हो हम क्या करते हैं? किलोमीटर का सहारा लेते हैं, मील का सहारा लेते हैं, या फिर कह सकते हैं कोई सेंटीमीटर वगैरह, इसका हम क्या कर लेते हैं? उपयोग लेकर उसका क्या कर दे? स्थिति की गणना कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई विशाल क्षेत्र हो, जैसे मान लो किसी महाद्वीप की क्या स्थिति की गणना करनी है, या फिर किसी राज्य की स्थिति की गणना करनी है, या फिर किसी देश की स्थिति की गणना करनी है, या फिर बात करें पृथ्वी की क्या स्थिति की गणना करनी है, तो ध्यान रखना वहां पर हम किलोमीटर या फिर मील मीटर का उपयोग नहीं लेंगे।
वहां पर उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, वो पड़ेगी अक्षांश, क्योंकि ये अक्षांश क्या है, बड़ी एक इकाई है। तो समझ आ गया कि अक्षांश का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यहां पर ये भी परिभाषा समझ सकते हैं कि सर अक्षांश किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना अक्षांश किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करने के लिए क्या एक काल्पनिक रेखा खींची गई, उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। क्लियर बात, ठीक है। दूसरी बात आती है अक्षांश क्या है, और इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलता हूं। देखो फिर पहली बात क्या आई, ग्लोब क्या है। क्या है। दूसरी बात क्या आई, अक्षांश क्या है। तीसरी बात आई अक्षांश शब्द की क्या उत्पत्ति। चौथी बात आई वो क्या ही, अक्षांश का शाब्दिक अर्थ। पांचवी बात आती है, वो क्या आती है गुरुजी, वो आती है कि अक्षांश का निर्धारण कैसे किया गया। कहने का अर्थ अक्षांश रेखा का या रेखाओं का निर्धारण। अक्षांश रेखा का निर्धारण किस प्रकार से किया गया, तो देखो अक्षांश रेखा का निर्धारण करने के लिए पृथ्वी के उत्तर में पूरा एक तारा है, पूरा उत्तर के अंदर है। तारे का नाम क्या है, ध्रुव तारा। तारे का नाम क्या है, ध्रुव। यह ध्रुव तारा क्या करता है, अपने प्रकाश के द्वारा पृथ्वी के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनाता है, ध्यान रखना। तो पृथ्वी के ऊपर यह तारा बनाता है गुरुजी कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। और इस ध्रुव तारे के प्रकाश के द्वारा, इस ध्रुव तारे के प्रकाश के द्वारा, और यह प्रकाश जैसे क्या पृथ्वी के ऊपर आता है, तो पृथ्वी के बाहर से ध्यान रखना क्या है गुरुजी कि पृथ्वी के तार से बेटा एक आवरण बना हुआ है। पृथ्वी के बाहर से क्या एक आवरण बना हुआ है। यह आवरण किसका बना हुआ है, यह आवरण बना हुआ है गैसों प्लस धूलकण प्लस बात कर सकते हैं हम किसकी, तो बात कर सकते हैं जलवाष्प की। तो बेटा कहने का अर्थ कि पृथ्वी के बाहर से एक आवरण बना हुआ है गैसों, धूलकण और किसका, जलवाष्प का एक क्या बना हुआ है, आवरण बना है। इस आवरण की वजह से क्या करता है, ये ध्रुव तारे का प्रकाश है वो कभी कभी क्या करता है, अपने रास्ते से विचलित होता है। वैसे देखिए 90% होता रहता है, लेकिन ये जो गैसों का आवरण या धूलकण या फिर कह सकते हैं जलवाष्प, ये किसी स्थान पर पृथ्वी पर कम है और किसी स्थान पर ज्यादा है। जिस स्थान पर ध्यान रखना इनकी अधिकता पाई जाएगी, वहां पर गुरुजी ये ध्रुव तारे का जो प्रकाश है वो अपने रास्ते से क्या होगा, सर्वाधिक क्या होगा, विचलित होगा। जब ये रास्ता अपना स्थायी रास्ते से क्या है जितना विचलित होता है, इस प्रकार से क्या है, इस कोण से जो ये कोण का निर्धारण होता है। कहने का अर्थ कि ध्रुव तारे का प्रकाश आ तो रहा यहां से था, लेकिन इस आवरण ने क्या कर दिया, इसका रास्ता बदल दिया, और रास्ता बदलने के कारण ये कहां चला गया, इस दिशा की ओर चला गया। इस वजह से ध्यान रखना ये जो कोण बना है, कहने का अर्थ ये जो कोण बना है, ये कोण क्या कहलाता है, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। इस आपतन कोण के आधार पर ध्यान रखना पृथ्वी के ऊपर किस रेखा का निर्धारण किया गया, अक्षांश रेखा। जिस स्थान पर ध्यान रखना ये आपतन कोण छोटा बनेगा, वहां पर अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होगी, कम। जिस स्थान पर ये आपतन कोण क्या बढ़ेगा, ज्यादा, मतलब कहने का अर्थ कि जिस स्थान पर क्या होगी, ये जो आवरण के अंदर क्या है तत्व है, जैसे गैसों का, धूल का या जलवाष्प का, ये तत्व है जहां पर अधिकता में पाई जाएंगे, वहां पर ये आपतन कोण है क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। और जहां पर ये इनकी क्या पाई जाएगी, कमी पाई जाएगी, वहां पर ये आपतन क्या रहेगा, छोटा रहेगा। इसी वजह से ध्यान रखना जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी अलग अलग स्थान पर दूरी गुरुजी क्या है, अलग अलग है। 20 स्थान की दूरी है वो क्या है, अलग अलग बताई गई है। तो कहने का अर्थ बात ये आती है कि अक्षांश रेखा का निर्धारण किसके आधार पर किया गया है, तो यहां पर बात लिखोगे आप क्या, ध्रुव तारे
के द्वारा, ध्रुव तारे के प्रकाश के द्वारा, ध्रुव तारे के प्रकाश के द्वारा पृथ्वी पर बनने वाले क्या गुरुजी, बनने वाले आपतन कोण के आधार पर, आपतन कोण के आधार पर क्या है, अक्षांश रेखाओं का निर्धारण किया गया है, रेखाओं का निर्धारण किया गया है। इस कारण इन्हें या इस रेखा को क्या बेटा, कोणीय रेखा भी कहा जाता है, कोणीय रेखा भी कहा जाता है। सर अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, तो अक्षांश रेखा को ध्यान रखना, कोणीय रेखा भी कहा जाता है। ये कोण किसके द्वारा बनता है, तो ये पृथ्वी के उत्तर में जो ध्रुव तारा है, इस ध्रुव तारे के द्वारा ध्यान रखना, पृथ्वी पर क्या है, जो प्रकाश के माध्यम से एक कोण का निर्धारण होता है, उस कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। और इसी आपतन कोण के आधार पर ध्यान रखना, इन रेखाओं का निर्धारण किया गया, इसीलिए इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा या फिर कह सकते हैं कोणीय रेखा कहा जाता है। क्लियर बात, ठीक है। कितनी बात क्लियर होगी अपने, 5 बात क्लियर होगी। छठी बात पे बात करते हैं, देखो ठीक है, छठी बात आती है क्या गुरुजी, वो आती है अक्षांश रेखाओं की विशेषता। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाओं की विशेषता, कि अक्षांश रेखा पृथ्वी के ऊपर क्या क्या विशेषताएं आपकी दर्शाती है। तो सबसे पहले देखो, अब हम क्या करते हैं, इस ग्लोब के ऊपर अलग अलग रेखाओं का निर्धारण करते हैं। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि वृत्त होता है वो कितने डिग्री का होता है, वृत्त होता है हमेशा कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। इस वजह से एक जगह हमें क्या मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा। और 0 मान के हमने क्या कर दिया, इस जैसे मान लो आपको एक उदाहरण देता हूं कि ये एक बोतल है, इस बोतल बाहर से देखें, इस बोतल का आकार कैसा है, वृत्ताकार है। वृत्ताकार होने की वजह से क्या है, इस बोतल के बाहर से क्या करोगे आप, जब रेखा खींचोगे, सिंपल सी बात है, क्या बन जाएगा, एक वृत्त का निर्माण हो जाएगा। और वृत्त हमेशा कितने डिग्री होता है, 360 का। तो एक जगह आपको क्या मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा। और 0 मानोगे तो सिंपल सी बात है, उत्तर चलोगे, यहां पर कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। यहां पर आओगे तो 90 बाद 90 और 90 कितने हो गए, 180। यहां पर भी 90 हो गया। वापिस नीचे जाओगे, 90 90 90 कितने हो जाएंगे, 270। और फिर 90 जाओगे, कितने हो जाएंगे, 360। इस प्रकार से क्या होता है, ध्यान रखना, इस वृत्त 360 डिग्री का होता है। अब क्या है, इस 0 डिग्री के माध्यम से ध्यान रखना क्या किया गया, इस ग्लोब के ऊपर अलग अलग रेखाओं का निर्धारण किया गया। और यहां पर क्या किया गया, इस 0 डिग्री के माध्यम से एक रेखा का निर्धारण कर दिया इस प्रकार से, कि इस पूरी बोतल के बारे से मैंने बताया ना कि उस बोतल के बारे से क्या है, पूरी एक रेखा खींचेगी। तो वो रेखा क्या है, साथ साथ रेखा के साथ साथ ध्यान रखना, ये क्या कर रही है, एक इस ग्लोब के बाहर से एक वृत्त का निर्माण भी कर रही है। क्या कर रही है, वृत्त का निर्माण कर रही है, जो कितने डिग्री पे खींचेगी, 0 डिग्री पे खींचेगी। इस वृत्त को हम क्या कहते हैं, भूमध्य वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य वृत्त कह सकते हैं, सॉरी भूमध्य वृत्त कह सकते हैं, या फिर भूमध्य क्या कह सकते हैं, रेखा कह सकते हैं। क्योंकि भूमि को 2 बराबर भागों में बांट रही है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, भूमध्य वृत्त, या फिर क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। या फिर ये पृथ्वी के ऊपर है पूरा विश्व है, इस वजह से ध्यान रखना, इसे हम क्या कह सकते हैं, विश्वत वृत्त भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विश्वत वृत्त भी कह सकते हैं, या फिर विश्वत रेखा भी कह सकते हैं। इस रेखा के द्वारा, इस वृत्त के द्वारा पूरी पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। एक जो उत्तर वाली दिशा है, कौन सी दिशा, उत्तरी दिशा के अंदर, और एक दूसरी कौन सी दिशा होगी आपकी, दक्षिण दिशा। इस वजह से साउथ और नॉर्थ, इस वजह से उत्तरी जो इस भूमध्य रेखा से या भूमध्य वृत्त से क्या उत्तर वाला भाग है, इसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और जो दक्षिणी वाला भाग है, इसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणी
गोलार्ध। तो कहने के अर्थ कि पृथ्वी के अंदर जो गोलार्धों का निर्माण होता है वो किसके द्वारा किया गया है? विषुवत रेखा के द्वारा या फिर भूमध्य रेखा के द्वारा ध्यान रखना। तो ये रेखा किस डिग्री पे खींची गई है? 0 डिग्री पर खींची गई है। इसके बाद में ध्यान रखना यहां से क्या है, एक 23.5 डिग्री पर और रेखा खींची गई। कितने डिग्री पर खींची गई? 23.5 डिग्री पर। इस प्रकार 23.5 पे खींच गई और फिर क्या कर दी, इस रेखा के पूरी पृथ्वी के बाद से क्या फिर एक वृत्त का निर्माण कर दिया। उत्तर में 23.5, वापिस क्या एक 23.5 डिग्री दक्षिण के अंदर और खींच देगी। उत्तर और दक्षिण के अंदर 23.5 डिग्री का खींचने का कारण क्या है? क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी के ऊपर, क्या कहा मैंने? सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी के ऊपर, ध्यान रखना, वो सूर्य की एकदम सीधी किरणें पृथ्वी के ऊपर, वो केवल और केवल कहां 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री कहां दक्षिण, इतनी दूरी पर क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। इस वजह से ध्यान रखना यहां पर गर्मी हमेशा क्या रहती है? उच्च रहती है। और गर्मी उच्च रहने के कारण ध्यान रखना यहां पर जो जलवायु पाई जाती है वो गुरुजी कैसी जलवायु पाई जाती है? यहां पर जलवायु पाई जाती है उष्ण। कैसी जलवायु पाई जाती है? उष्ण जलवायु पाई जाती है। अच्छा, तो मैंने क्या बताया आपको कि सूर्य की जो सीधी किरणें हैं पृथ्वी के ऊपर, ध्यान रखना कहां से कहां तक 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, इतनी दूरी पर सूर्य की किरणें क्या रहती है? सीधी रहती है। इस वजह से ध्यान रखना यहां पर हमेशा गर्मी उच्च रहती है और गर्मी उच्च रहने के कारण ध्यान रखना यहां पर जो जलवायु पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? उष्ण जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण जलवायु पाई जाती है। उसके उत्तर के अंदर बात करें दक्षिणी, ये पूरे इलाके में 23.5 यहां से लेकर 23.5 यहां तक, इस पूरे इलाके में गर्मी क्या रहती है? उष्ण गर्मी रहती है। उसके बाद में ध्यान रखना एक चाप और काटा गया, और वो काटा गया गुरुजी कितने डिग्री? दक्षिणी गोलार्ध पे काटा गया 66.5 पर, और उत्तरी गोलार्ध के ऊपर भी ध्यान रखना कितने डिग्री पे काटा गया? 66.5 के ऊपर। ये 66.5 पर काटने का कारण क्या था कि यहां तक ध्यान रखना सूर्य का प्रकाश क्या है? पूरे वर्ष के अंदर 1 या 2 बार पहुंचता रहता है, क्योंकि यहां पर दिन रात क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। लेकिन इससे ऊपर बात करें 66.5 से कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो इस इलाके के ध्यान रखना कभी भी सूर्य का प्रकाश मात्र 6 महीने के अंदर, सॉरी 12 महीने में 6 महीने पहुंचता है, बाकी 6 महीने नहीं पहुंच पाता। एक बार 6 महीने यहां पहुंचेगा और एक बार 6 महीने कहां 66.5 से 90 दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचेगा। बाकी यहां पर 6 महीने क्या है? रात रहती है, और 6 महीने क्या रहता है? दिन रहता है। इस वजह से ध्यान रखना यहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता रहता है, और कहने का यहां पर क्या है? यहां तक दिन रात बदलते रहते हैं। इस वजह से यहां पर सूर्य की किरणें क्या है गुरुजी? कुछ थोड़ी तिरछी रहती है, और तिरछी रहने के कारण यहां पर तापमान इसकी तुलना में थोड़ा क्या रहता है? कम। तापमान थोड़ा कम रहने के कारण यहां पर जो जलवायु पाई जाती है उस जलवायु को कहते हैं हम क्या? शीतोष्ण। क्या कहते हैं? शीतोष्ण जलवायु। यहां पर शीतोष्ण है तो यहां पर भी कौन सी होगी? शीतोष्ण जलवायु होगी। कहने का अर्थ मैंने क्या बताया कि सूर्य का प्रकाश दिन रात केवल 66.5 दक्षिण से लेकर 66.5 उत्तर के अंदर, इतनी दूरी पर दिन रात बदलते रहते हैं। इससे नीचे वाले इलाकों में दिन रात नहीं बदलते, इसलिए यहां पर भी शीतोष्ण है और यहां पर भी शीतोष्ण। अब देखो इसके बाद में 66.5 से 90 दक्षिणी गोलार्ध की बात करूं और 66.5 से किसकी तरफ बात करूं? उत्तरी गोलार्ध की। तो यहां पर ध्यान रखना कभी भी सूर्य की किरणें वो पहुंचती है मात्र 6 महीने। इस वजह से यहां पर इतनी ज्यादा ठंड रहती है कि यहां पर क्या है? हवाएं भी जम जाती है। इसलिए ध्यान रखना इस इलाके को क्या कहते हैं? शीत प्रदेश कहते हैं। क्यों? ठंड अत्यधिक होने के कारण क्या कह दिया? शीत प्रदेश। और दक्षिण वाले को भी क्या कहोगे? शीत प्रदेश। क्या कहोगे? शीत प्रदेश। अब देखो बात क्या आई, इन जलवायु को ध्यान रखना अलग अलग भागों में हमने किसके आधार पर बांटा? तो हमने बांटा ध्यान रखना किसके आधार पर? अक्षांश रेखाओं के आधार पर। हमने जलवायु को सूर्य के प्रकाश के आधार पर ध्यान रखना इन अक्षांश रेखाओं के माध्यम से क्या पृथ्वी पर अलग अलग भागों में इसको काट दिया। तो इस कारण ध्यान रखना अक्षांश रेखाओं को गुरुजी क्या, इसकी पहली विशेषता आती है कि अक्षांश रेखाओं को गुरुजी क्या कहा जाता है? कटिबंध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटिबंध भी कहा जाता है। या फिर ऐसे कह सकते हो कि दो अक्षांशों के बीच वाला जो स्थान है इस स्थान को क्या कहते हैं? हम कटिबंध कहते हैं। ये कटिबंध हमने किसके आधार पर ध्यान प्राप्त किया? तो ये हमने क्या? तापमान के आधार पर। किसके आधार पर प्राप्त किया? तापमान के आधार पर प्राप्त किया। इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? ताप कटिबंध भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ताप कटिबंध। और इसीलिए ध्यान रखना इस जलवायु को हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध या फिर शीतोष्ण कटिबंध या फिर क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। ये बात समझ आ गई। तो पहली विशेषता क्या आ गई कि दो अक्षांशों के बीच स्थान को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। नेक्स्ट
अब देखो, जो मैंने रेखाओं का निर्धारण किया है 66.5 पे बात की है, या फिर हमने किस पे की है 23.5 उत्तरी और दक्षिण दोनों गोलार्धों पे बात की है। इन रेखाओं, चारों रेखाओं को क्या कहा जाता है? इन रेखाओं को कहा जाता है काल्पनिक रेखा। क्या कहा जाता है? सारी रेखाएं काल्पनिक नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया है, इन रेखाओं को डैश 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 डैश, बीच वाली एक क्या है, पूरी कलर के अंदर खींची है। इस वजह से ध्यान रखना, पृथ्वी के ऊपर केवल और केवल क्या गुरुजी, जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है वो केवल और केवल 4 ही खींची गई है, न कि आप संपूर्ण अक्षांशों कह दो और संपूर्ण देशांतरों कह दो, वो सारी ध्यान रखना अक्षांश काल्पनिक नहीं है। ये मात्र क्या है गुरुजी, काल्पनिक रेखाएं हैं। इन रेखाओं के अलग अलग क्या दिए गए, नाम दिए गए, बाकी रेखाओं के कोई नाम नहीं दिया गया। तो 66.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध की रेखा है, इस रेखा को कहते हैं आर्कटिक रेखा। क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा। और दक्षिणी की जो 66.5 डिग्री है, इसे कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक रेखा। 23.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध की है, इसे कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध की है, इसे कहते हैं मकर रेखा। ये सभी रेखाएं गुरुजी क्या है? काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक। तो कहने का अर्थ सीधी सी बात कि ग्लोब के ऊपर कितनी काल्पनिक रेखाएं खींची गई, तो 4 क्या खींची गई? काल्पनिक रेखाएं खींची गई। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि पश्चिम ग्लोब के ऊपर, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर और खींची गई अक्षांशों में 4 रेखाएं काल्पनिक कहलाती है। काल्पनिक क्या है? कहलाती है। ध्यान रखना, ये बात भी क्या है, विशेषता के अंदर दूसरी क्या है, जुड़ गई। इसके बाद में बात करते हैं कि गुरुजी और विशेषता के अंदर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। इसका एक बार आप क्या स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये डिलीट कर देता हूं सारा, क्यों आपने पहले लिख लिया होगा शायद तक। बात विशेषता की चल रही है, विशेषता की चल रही है। देखो, अक्षांश रेखाओं की विशेषता। पहली विशेषता आपने क्या पढ़ी कि अक्षांश रेखाएं के बीच स्थान को क्या कहते हैं? कटिबंध या फिर ताप कटिबंध कहते हैं। दूसरी क्या हमने पता कि अक्षांश रेखाओं के 4 ऐसी रेखाएं जिसे मकर, करक, अंटार्कटिका या फिर आर्कटिक रेखा कहते हैं, ये क्या 4 है? काल्पनिक रेखा है। अब देखो, तीसरी जो विशेषता आती है वो क्या आती है गुरुजी? ये सभी रेखाएं ध्यान रखना डिग्री के आधार पर खींची गई है, मतलब कोण के आधार पर खींची गई है। जैसे यहाँ पर मैंने 0 डिग्री मानी, उसके बाद में क्या है, यहाँ पर 1 डिग्री चाप काटा और इसके हिसाब से क्या है, हमने एक वापिस दूसरी रेखा का निर्धारण कर दिया। इसलिए अक्षांश रेखाओं को ध्यान रखना। तीसरी विशेषता की बात करें तो इसे कोणीय रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोणीय रेखा भी कहा जाता है। किन रेखाओं को? कि अक्षांश रेखाओं को कोणीय रेखा भी कहा जाता है। तो क्या कहा मैंने कि पहली क्या होगी कि पहली तीसरी विशेषता क्या होगी? कोणीय रेखाओं, अक्षांश रेखाओं को कोणीय रेखाएं भी कहा जाता है। अब देखो, अगली बात क्या आती है? 4 नंबर पे आती है कि अक्षांश रेखाओं के द्वारा, ध्यान रखना क्या कहा मैंने, अक्षांश रेखाओं के द्वारा ग्लोब पर एक पूर्ण वृत्त का निर्माण होता है। ग्लोब के ऊपर ध्यान रखना, अक्षांश रेखा के द्वारा पूर्ण वृत्त का निर्माण होता है। कैसे? जैसे ये एक गोलाकार वस्तु है, इस गोलाकार वस्तु के बाहर से मैं क्या अगर किसी भी रेखा का निर्धारण करूंगा इस प्रकार से बाहर से, तो ध्यान रखना ये क्या, इस बोतल के पूरी बाहर से रेखा खींची जाएगी। जैसे बाहर से रेखा बनेगी, सिंपल सी बात है कि गुरुजी क्या बन जाएगा, ये गोल है तो क्या है, दूसरी रेखा भी कैसे होगी, गोल होगी। और वो गोल रेखा किसके रूप में दर्शाई जाएगी? आपको वृत्त के रूप में दर्शाई जाएगी। तो ध्यान रखना, इन रेखाओं को कोणीय रेखा कहने के साथ साथ क्या कहते हैं, इन्हें वृत्तीय रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तीय रेखा भी कहते हैं। अब देखो, एक के बाद में दूसरी डिग्री पे खींच दी,
तीसरी डिग्री पे क्या किए, रेखा खींचते गए। इस प्रकार से क्या है, प्रत्येक डिग्री पे क्या है, आमने सामने 2 डिग्रियां काम लेते गए और क्या करते गए, रेखा खींचते गए। थोड़ा सा मैं साफ कर दूं फिर बताता हूं आपको। ये पूरा ही साफ कर देता हूं। अब देखो इस प्रकार से क्या है, 1 डिग्री दोनों तरफ 2 डिग्रियां काम लेते गए और एक क्या खींचते गए, रेखा। डिग्रियां 2 काम लिए, रेखा क्या खींचिए, 1 खींचिए। इस प्रकार से रेखा खींचते गए। बाहर से रेखा, प्रत्येक रेखा के द्वारा क्या बनता गया, एक वृत्त बनता गया। सिंपल सी बात है, इस प्रकार से खींच दे गए। और ये खींचते खींचते गुरुजी कहां तक पहुंचे, ये खींचते खींचते कितने डिग्री तक पहुंचे, 89 कहने का 89 डिग्री तक पहुंचे। तब तक इनको आमने सामने क्या मिल रही थी, डिग्रियां मिल रही थी। और गुरुजी किसका निर्माण हो रहा था, एक वृत्त का निर्माण हो रहा था। जैसे ही ये किस रेखा पर पहुंचे, सॉरी किस डिग्री पहुंचे, 90 डिग्री पर पहुंचे। तो 90 डिग्री पर पहुंचने के पश्चात इन्हें सामने कोई डिग्री नहीं मिली। सामने डिग्री नहीं मिली तो 90 को इन्होंने किसके रूप में छोड़ दिया, केवल और केवल एक बिंदु के रूप में छोड़ दिया। इसका मतलब 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध के अंदर अक्षांश रेखाओं के द्वारा गुरुजी कितने वृत्तों का निर्माण होता है, तो बेटा ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध के अंदर कितने वृत्तों का निर्माण होता है, 89 वृत्तों का। और जितने वृत्त खींचे जाएंगे उतनी क्या बनेगी, रेखाएं बनेगी। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध के अंदर भी कितने खींच दिए, 89 वृत्त बना दिए गए। और 89 प्लस 89 और एक कौन सा, बीच वाला। ध्यान रखना, इसी प्रकार से ग्लोब के ऊपर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई है, तो जोड़ दो आप, 89 प्लस 1 बराबर कितनी होगी, 179। तो ध्यान रखना, ग्लोब के ऊपर कुल अक्षांश रेखाएं खींची गई है, वो कितनी खींची गई, 179। और इन इतने गुरुजी क्या बनते हैं, ग्लोब पर वृत्त बनते हैं। तो ग्लोब पर कुल कितने वृत्त बनते हैं, पूर्ण वृत्तों का निर्माण होता है। तो कहने का अर्थ 179 क्या पूर्ण वृत्त बनते हैं। हाँ, अगर डीपली पूछे तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं आपसे कि सबसे बड़ा वृत्त कौन सा बनेगा, तो सिंपल सी बात है, इस ग्लोब के सबसे बड़ा वृत्त कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, 0 वाला। सबसे छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है, 90 वाला वृत्त नहीं है, ध्यान रखना। सबसे छोटा वृत्त, क्योंकि 90 तो वृत्त है ही नहीं, 90 तो केवल और केवल क्या है, बिंदु है। वृत्त है वो कौन सा है, 89 डिग्री। तो सबसे छोटा वृत्त कौन सा है, 89 डिग्री, और बड़ा कौन सा है, 90 डिग्री। अब पृथ्वी क्या करती है, अपने एक्स पर क्या करती है, घूर्णन करती है। ये तो डीपली क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करती है। घूर्णन करती है, तो ये वृत्त भी क्या करेंगे, सीधी सी बात है, पृथ्वी के ऊपर खींचे गए हैं, तो पृथ्वी के साथ साथ क्या करेंगे, घूमेंगे। तो गुरुजी पृथ्वी पर कौन सा वृत्त सर्वाधिक तीव्र गति से चक्कर लगाता है, ये तो कुछ क्या अपने को डीपली पूछने वाली बातें होती है। तो तीव्र कौन सा चलेगा, पृथ्वी के ये चक्र है, इसकी दूरी क्या अधिक है, तो इसको क्या है, तीव्र गति से घूमना पड़ेगा। इसके पास दूरी क्या है, कम है, रास्ता कम है, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे घूमेगा। इसका मतलब आपने कभी देखा होगा कि गाड़ी का जो टायर होता है, वो टायर का जो बाहर का घेरा होता है, उसको तीव्र गति से दौड़ना पड़ता है, बीच वाले चक्कर को। बाहर वाले को गति ज्यादा करनी है, कि उसकी क्या रास्ता ज्यादा है, और जो बीच वाला भाग है उसका रास्ता क्या है, छोटा है। इस वजह से ध्यान रखना, जो छोटा वृत्त बनेगा वो क्या करेगा, मंद गति से घूमेगा, और जो बड़ा वृत्त बनेगा वो कौन सी गति से घूमेगा, तीव्र गति से घूमेगा। इसका मतलब तीव्र गति से कौन सा वृत्त चक्कर लगाता है, 0 डिग्री वाला, और मंद गति से कौन सा चक्कर लगाता है, 89 डिग्री वाला। क्लियर होगी। यहां से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं देखो। अब देखो बात क्या आती है कि ये रेखाएं, ध्यान रखना, ग्लोब के साथ साथ किस पर खींची गई है, मानचित्र पर भी खींची गई। किस पर खींची गई, मानचित्र के ऊपर भी खींची गई। लेकिन आपने थोड़ा सा, आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि गुरुजी हमने आज तक जो अक्षांश रेखाएं पढ़ी है वो कितनी पढ़ी है, 181 पढ़ी है, आप कितनी बता रहे हो, 179 बता रहे हो। हाँ, आपने पढ़ी है, सही पढ़ी है, लेकिन वो पढ़ी कहां से है, पढ़ने के अंदर आपको सॉरी आपने पढ़ा है वो सही पढ़ा है, गलत पढ़ा है, वो आज आपके बीच में मैं साझा करूंगा। देखो क्या कि मैंने क्या कहा, ग्लोब के साथ साथ ये रेखाएं किसके ऊपर खींची गई है, मानचित्र के ऊपर भी खींची गई है। अब देखो ये मानचित्र कैसा होता है, मानचित्र होता है या तो कह सकते हो आयत के समान या वर्ग के समान होता है। मानचित्र के ऊपर भी क्या है, हमने मानचित्र के ऊपर जाना, वैसे तो कोई डिग्रियां नहीं हो, डिग्री हमेशा किसके ऊपर होगी, वृत्त के ऊपर होगी। अब 0 डिग्री मान लिया हमने, और क्या खींच दी, एक रेखा खींच दी। पहली बात, इस प्रकार से क्या है, हम रेखा खींचते गए, उत्तरी गोलार्ध में भी खींचते गए, खींचते 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 हम कहां पर पहुंचे, मान लो हम पहुंचे 89 डिग्री। 89 पर पहुंचे, और लास्ट वाला 90 को आपने किसके रूप में छोड़ दिया, एक बिंदु के रूप में छोड़ दिया। बिंदु के रूप में छोड़ोगे तो ध्यान रखना, मानचित्र पे भी बिंदु वाला भी गुरुजी किसके रूप में मिलेगा, एक रेखा के रूप में मिलेगी। न कि क्या ये वृत्ताकार होती 100% बिंदु के रूप में रह जाती, लेकिन यहां पर क्या है, ये आयताकार है, ये वर्गाकार है। इस वजह से लास्ट वाला भी आपको किसके रूप में मिलेगा, एक डिग्री के रूप में मिलेगा, न कि ये गोलाकार वस्तु। इसके बाहर से क्या किसी वृत्त का निर्माण होता है। एक बात कान खोल के सुन लेना, मानचित्र पे कभी अक्षांश रेखाओं के द्वारा वृत्त का निर्माण नहीं होता।
वृत्त का निर्माण कैसे होगा मुझे बताओ। इस पर मैंने यहां से एक रेखा खींची तो क्या वृत्त का बन रहा है, निर्माण हो रहा है। लेकिन मैंने इसके बोतल के बाहर से एक रेखा खींचूंगा, सिंपल सी बात है, किसका निर्माण होगा, वृत्त का निर्माण होगा। तो ग्लोब के ऊपर अक्षांश रेखाओं द्वारा एक वृत्त का निर्माण होता है, मानचित्र के ऊपर अक्षांश रेखाओं के द्वारा कभी भी कोई वृत्त का निर्माण नहीं होता। लेकिन मानचित्र के ऊपर जो अक्षांश रेखाएं खींची गई है वो कितनी है, 179। और ग्लोब के ऊपर मानचित्र पर देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में 89 की बजाय आपको कितनी मिलेगी, 90। और दक्षिणी गोलार्ध में भी कितनी मिलेगी, 90। और एक गुरुजी कौन सी मिलेगी, बीच वाली। कौन सी मिलेगी, बीच वाली। अब आप टोटल जोड़ोगे तो आपका वही आंसर आ जाएगा, कौन सा, 181। ध्यान रखना। तो मानचित्र पर कुल अक्षांश रेखाएं पूछे तो 181 है, लेकिन वृत्तीय अक्षांश रेखाएं पूछे तो कितनी है, 179 है। ग्लोब पर कुल कितनी खींचे गए, 179। मानचित्र पर कितनी खींचे गए, 181। लेकिन मैं आपसे यह पूछूं, क्या गुरुजी कुल रेखाएं होती कितनी है, ये तो खींची गई है, मानचित्र पर कितनी खींची गई, 181, ग्लोब पर कितनी खींची गई, 179। लेकिन मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। ऑफ कोर्स गुरुजी 181 होती है, नहीं, कुल अक्षांश रेखाएं 181 नहीं होती है। कैसे, एक बात थोड़ा सा पीछे आना, रिपीट करना कि मैंने क्या है, यहां पर एक रेखा खींची थी, दूसरे कलर का मान देता हूं। मैंने क्या है, यहां पर एक रेखा खींची थी, कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर खींची थी ना। एक दक्षिणी गोलार्ध में भी मैंने कितने डिग्री पर खींची थी, 23.5 पर। एक फिर दक्षिणी गोलार्ध पे कितने डिग्री पे खींची थी, 66.5 पर। एक उत्तरी गोलार्ध पे कितनी खींची थी, 66.5 पर। बल्कि इनको मैंने पूरा ध्यान रखना क्या है, कलर से नहीं किया था, मैंने डैश 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 खींचा था, केवल खींचा नहीं था, सिर्फ मानना था। ध्यान रखना, मानना था तो मैं 23.5 मान सकता हूं, तो मुझे 22.5 मानने में कहां दिक्कत है। मैं 22.5 मान सकता हूं, 22.25 मान सकता हूं, 22.5 मान सकता हूं, 21 मान सकता हूं, 21.5 मान सकता हूं। मतलब एक के जितने भाग हो सकते हैं उतनी मैं क्या मान सकता हूं, उन रेखाओं के अलग अलग प्रकार मान सकता हूं, अलग अलग क्या है, उनकी संख्या मान सकता हूं। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, कुल अक्षांश रेखाएं होती कितनी है। ध्यान रखना, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, अनंत। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, अनंत। बल्कि खींची कितनी गई है, तो ग्लोब पे तो खींची गई है 179 और मानचित्र पे कितनी खींची गई है, 181। ऐसा पढ़ा। आज के बाद ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन से कभी कंफ्यूज नहीं होना। तो कितनी बातें क्लियर होगी, 4। पांचवी बात पे 5 क्या, यहां पर 7-8 बातें क्लियर हो गई। अब देखो अगली बात पे विशेषतः चर्चा करते हैं। जो ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ये ध्यान रखना विश्व के गुरुजी कितने देशों से गुजरती है, तो ये विश्व के ध्यान रखना कितने, 18 देशों से गुजरती है। तो भूमध्य रेखा है, ध्यान रखना ये विश्व के कितने देशों से गुजरती है, तो ये विश्व के गुरुजी कितने, 13 देशों से गुजरती है। जो मकर रेखा है, ये विश्व के कितने, 12 देशों से क्या करती है, गुजरती है। ऐसे क्वेश्चन भी ध्यान रखना कई बार पूछे गए हैं कि विश्व के अंदर से कर्क रेखा कितने, अपने भारत की बातें वो आगे करेंगे, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 6 से गुजरती है, कितनी गुजरती है वो बातें आपको आगे बताऊंगा। लेकिन विश्व की अगर बात चल रही है तो विश्व में 18 देशों से गुजरती है, और भूमध्य 13 से, और मकर कितने से गुजरती है, 12 से गुजरती है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट बात, इसके बाद में बात आती है, मैंने बताया था पीछे आपको कि अक्षांश रेखाओं के जो बीच स्थान की जो दूरी है, क्या बताया मैंने, अक्षांश रेखाओं के, अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी है। ध्यान रखना, आज तक जो आपने ध्यान रखना, दो अक्षांशों के जो बीच की जो दूरी देखी है वो आपने कितने किलोमीटर देखी है, तो आपने देखी है 111 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर देखी है, 111 किलोमीटर की। लेकिन ध्यान रखना, मैं आज आपको बताऊंगा, उसको देखकर आप रियल के अंदर अचंभित हो जाओगे कि गुरुजी हमने हकीकत ही 111 पढ़ा है हर बुक्स के अंदर, लेकिन आप ये कहां से अलग बता रहे हो। देखो, हाँ ठीक है, तो मैंने क्या बताया बेटा, मैंने बताया कि दो अक्षांशों के जो बीच की दूरी है, जो आज तक आपने कितनी पढ़ी है, 111 किलोमीटर ही पढ़ी है। लेकिन ध्यान रखना, मैंने क्या है, जब अक्षांश रेखाओं का निर्धारण किया था तो उसमें मैंने बताया था कि पृथ्वी के उत्तर में जो ध्रुव तारा है, इस ध्रुव तारे के द्वारा क्या होता है, पृथ्वी पर आपतन कोण का निर्माण होता है। और ये आपतन कोण ध्यान रखना कहां, भूमध्य रेखा के पास हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है। क्या बनता है, छोटा बनता है। इस वजह से ध्यान रखना, भूमध्य रेखा के पास दो अक्षांशों के जो बीच की या मध्य की दूरी है, यह है गुरुजी कितनी, 110 पॉइंट कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 5। तो गुरुजी आपने तो बताया 111, हाँ इस पे बात करेंगे।
मैंने क्या बताया, भूमध्य रेखा के पास दो अक्षांशों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 110.5 किलोमीटर। क्योंकि यहां पर ध्यान रखना आपतन कोण है वो क्या बनता है, छोटा बनता है। जैसे जैसे क्या है आप ध्रुवों की तरफ जाते जाओगे तो ध्यान रखना ये आपतन कोण क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और लास्ट में जाकर जो आपको 89 डिग्री वाली रेखा बनाई थी, उन 89 डिग्री वाली रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी वो होगी 100 कितनी, 11 पॉइंट कितने किलोमीटर, 17 किलोमीटर है। इसका मतलब हम कौन सी माने गुरुजी, आपकी किताबों में जो दे रखा है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। कुछ किताबें, कुछ ऐसे जो साहित्यकार अपने लेखक होते हैं वो ध्यान रखना इसके आगे क्या लगा देते हैं, कुछ बार ये लगा देते हैं कि औसतन दूरी, क्या लगा देते हैं, औसतन दूरी। कुछ किताबें ये लिख दे सीधे कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या है, 111 किलोमीटर। तो ध्यान रखना सीधा लिखते हैं 111 किलोमीटर, वो बातें ध्यान रखना गलत है। क्यों, क्योंकि अक्षांशों के बीच की दूरी अलग अलग है। ये बताएगी 111, ये सभी रेखाओं की औसतन निकाल के बताएगी, आपसे अलग अलग नहीं पूछी जाती। वो तो पूछी जाएगी किसके अंदर कि आप अगर इस सब्जेक्ट के अंदर, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से क्या है, अगर आप लेक्चरर की तैयारी करते हो तब जाकर आपको इतने डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आप सामान्य किसी रीट, पटवार, कांस्टेबल या फिर ग्राम सेवक वगैरह की कोई तैयारी करते हो तो उसके अंदर आपको केवल 111 किलोमीटर ही रखना है। क्या रखना है, 111 किलोमीटर ही रखना है। इस प्रकार से ये क्या थी, आज आपकी अक्षांश रेखाएं थी। बेटा ध्यान रखना कि अपनी इस पढ़ाई के अंदर निरंतर जारी रखना। कि कुछ ऐसे किसी विद्वान ने कहा था कि जब मैं मेहनत करने के बावजूद भी अगर मैं असफल हो जाता हूं तो ध्यान रखना कि आपको कभी रास्ते नहीं बदलने, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी क्या है, सिद्धांतों पर थोड़ी चर्चा करनी है। इस प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं अपनी क्लास के ऊपर। धन्यवाद।